लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है कवर करने वाले हैं। क्लास 12 इतिहास बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जहां से भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने की संभावना थी, उन सभी को हमने इस सिंगल वीडियो में शामिल किया है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि हमने इसमें 85 एमसीक्यू को शामिल किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हूँ। आज का सबसे पहला जो एमसीक्यू इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृत शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संस्कृत विषय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है ये पूरा वस्तुओं का समूह जो एक विशिष्ट शैली का होता है। ऑप्शन नंबर बी यह एक भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह एक ही कालखंड में घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी है कि यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है। तो संस्कृत जो शब्द है उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह है संस्कृत कथन जो सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है कि यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है। तो यह संस्कृति शब्द से संबंध नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। खालिस्तान को भरिए। तो खालिस्तान को भरना है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, यानी डैश इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभिलेख जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसका जो सही आंसर है वह है प्रयाग प्राशस्त्य अभिलेख जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। यहां से सवाल जो है पूछे जाते हैं, कई बार सवाल यहां से पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संगम साहित्य में दिए गए शब्दों वेल्लाल और अरमाई का सटीक वर्णन करता है। तो कौन सा जो है शब्द जो है वो वेल्लाल और अरमाई का सटीक वर्णन है। तो वेल्लाल और अरमाई का जो सटीक वर्णन है तो वो है आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है आपका डी, यानी वेल्लाल एक जमींदार और अरमाई एक दास थे। तो ये इसका सटीक अर्थ माना जाता है। तो यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि महाभारत के रचयिता का नाम लिखिए। तो महाभारत के रचयिता का नाम क्या है। तो महाभारत के रचयिता का नाम है वेद व्यास। क्या नाम है। महाभारत के रचयिता का नाम क्या है, वेद व्यास है। ठीक है। आज मनु जो है मनुस्मृति की रचना, और मनुस्मृति रचना जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर जो है 200 ईस्वी से मानी जाती है। और मनुस्मृति जो है विधि ग्रंथ के रूप में से जाना जाता है कि विधि ग्रंथ सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ जो है मनुस्मृति को कहा गया है। ठीक है ना। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराध्ययन सूत्र जो है नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो उत्तराध्ययन सूत्र नामक जो है किस ग्रंथ से संबंधित है, वो ग्रंथ का नाम क्या है। उस ग्रंथ को हम कहते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तराध्ययन किस धर्म से संबंधित है, तो वह है बौद्ध धर्म। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शाहजहां बेगम से संबंधित है। तो शाहजहां बेगम से संबंधित पुस्तक कौन से। ए तुजुक ए जहांगीरी, बी शाहनामा, सी क्या है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, एंड डी आलमगीरनामा। तो शाहजहां बेगम से संबंधित जो पुस्तक है उसका जो सही आंसर है वह सी है, यानी ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम इन्होंने सांची की स्तूप के संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। और शाहजहां बेगम को उत्तराधिकारी के रूप से भी सवाल पूछा जाता है।
शाहजहां बेगम उत्तराधिकारी है सुल्तान जहां बेगम। इसी प्रकार से शाहजहां बेगम सुल्तान जहां बेगम से तस्वीर भी यानी जो चित्र संबंधित सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सांची और अमरावती स्तूप के भी चित्र से इस क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। अगला है स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। इब्न बतूता, ख्वारिज़्म, जो बैप्टिस्ट तैनवियर, मोरक्को, मिलान करना है इसका आपका। दुआर्ते बारबोसा फ्रांस और अल बरूनी पुर्तगाल। तो इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कई बार सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो जो इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी है? इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। किसका निवासी है? मोरक्को का निवासी इब्न बतूता। इसके अलावा जो बैप्टिस्ट तैनवियर की बात करिए, जो बैप्टिस्ट जो तैनवियर है वो निवासी है फ्रांस का। कहाँ का निवासी है? जॉन बैप्टिस्ट तैनवियर फ्रांस के निवासी है। दुआर्ते बारबोसा की बात करें तो दुआर्ते बारबोसा किसका निवासी है? पुर्तगाल का। और अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी का निवासी है ख्वारिज़्म। ठीक है, अल बरूनी का निवासी ख्वारिज़्म का। इस तरीके से जो है इस चैप्टर से अगर हम बात यहां से मिलान के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। इनके पुस्तक का नाम पूछे, रेला किसकी पुस्तक है, राइट, किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, जो मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है, फ्रांसवा बर्नियर क्या है। इस चैप्टर से यहां से सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू में। अगला है अल बरूनी के लेखन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो अल बरूनी के लेखन की विशेषता नहीं थी। ए, अल बरूनी लेखन कला में अरबी भाषा का प्रयोग करता था। तो अल बरूनी जो है लेखन कला में अरबी भाषा का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही विशेषता है। दूसरा है उसने अपनी कृतियां उपमहाद्वीप में रहने वाले सीमांत प्रांत के लोगों के लिए लिखी थी। तीसरा, उसे संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद की जानकारी थी। और चौथा जो है वो है, चौथे अगर बात करें तो उसके लेखन शैली में फारसी भाषा के शब्दों की भरमार थी। तो कौन सा कथन जो है वो अल बरूनी की विशेषता नहीं है? तो अल बरूनी की विशेषता नहीं है तो वह है केवल दो। अब ये दो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दो क्या है? उसने अपनी कृतियां उपमहाद्वीप में रहने वाले सीमांत प्रांत के लोगों के लिए लिखी थी। तो ये कथन सही नहीं है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूफीवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, वे बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद की ओर मुड़े, राइट, ये बिल्कुल सही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या कथन है? कथन नंबर 2, ठीक है। तो कथन नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, तो कथन नंबर 2 है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है, सटीक है। फोर्थ है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से नहीं थे। तो इसका जो सही है वो है ए, यानी 1, 2 और 3 कथन सही, चौथा कथन क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 10। सभा मंडप और महानवी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन किसने कहा है? तो सभा मंडप और महानवी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन किसने कहा है? तो विजय का भवन किसने कहा है? तो वो है कहने वाले व्यक्ति तो है विजय का भवन कहा है डोमिंगो पेस ने। डोमिंगो पेस ने इसे क्या कहा है? विजय का भवन कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित जो है क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो कथन देख लेते हो, कारण देख लेते क्या क्या है। तो कथन है विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के सभाघरों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। कारण, इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी।
विकल्प दिया गया है, विकल्प क्या है? तो कथन ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्णदेव, क्वेश्चन पूछा गया कृष्णदेव राय का संबंध, यहां पर राय है, राम ने क्या है, कृष्णदेव राय, राय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेव राय का संबंध है वो है तुलु वंश। किससे था? तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है बहुत बड़े जो है संगम, अगर हम बात करें, शासक हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे स्तंभ का मिलान करना है। अमील क्वेश्चन है, अमील गुजार, मंडल, पटवारी, दीवान। तो अमील गुजार की बात करें तो सबसे पहले अगर हम अमील गुजार की बात करें तो अमील गुजार कौन है? तो इसे कहा जाता है राजस्व संग्रहकर्ता। मंडल की बात करें तो पंचायत प्रमुख कौन है? मंडल है। पटवारी की बात करें तो लेखपाल पटवारी है और दीवान क्या है? निरीक्षक। इस तरीके से मिलान करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल में जमींदार लोहारों, बढ़इयों और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? तो इस व्यवस्था को कहा जाता था, इसका सबसे पहला ऑप्शन से ये, इसे कहा जाता था जजमानी। क्या कहा जाता था? जजमानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जजमानी इज द राइट आंसर, जजमानी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, काल क्रम अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो कौन सा विकल्प सही है? भूमि का स्थायी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। तो हमें काल क्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है और सिंपल तरीके से अगर हम काल क्रम की बात करें तो देखिए सबसे पहले भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था, ठीक है, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उसके बाद करें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई तो सन 1765, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में से बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो 1820 के आसपास लगाया गया था। एंड उसके बाद अगर हम बात करें संथालों की बगावत, तो संथालों की बगावत जो है 1855-56 के आसपास हुई थी, 1856 के आसपास हुई थी। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, 2, 1, 3 और 4। इस तरह से सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए। मुगल राज की एक प्रशासनिक उप शाखा थी, तो मुगल राज की डैश प्रशासनिक उप शाखा थी जिसे क्या कहा जाता है? उसे परगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था 1856, 1856 में, ठीक है। एक दिन ये चेरी का फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस प्रकार जो कथन यहाँ से जो है आपसे 4 नंबर में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवध के नवाब का नाम क्या है? अवध के बेटे के नाम क्या है? वहां की रानी के नाम क्या है? अवध के तालुकादार को किस प्रकार से चेरी थी? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है झांसी और सतारा को अंग्रेजी राज में किस आधार पर मिलाया गया? तो झांसी और सतारा को अंग्रेजी राज में किस आधार पर मिलाया गया? तो वो है दत्तता, यानी गोद लेने का अधिकार का अवैध घोषित करके। ए इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म, ठीक है, गांधी जी का जन्म जो है यहां से संबंधित कपट से मुक्त गांधी जी का जन्म क्या है? तो गांधी जी का जन्म अनुरोध भारतीय राजनीति के संबंध में निसंदेह कपट से मुक्त था, निसंदेह कपट से मुक्त था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस जो है इस कथन की पुष्टि करता है? तो इस कथन की पुष्टि कौन सा कथन करता है? तो गांधी जी गरीब किसानों से सहानुभूति रखते थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, बिल्कुल ठीक है।
उनके वस्त्रों में साधारण लोगों की पहचान दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल ठीक है। और डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम का विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण। तो सिंपल है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 मौत 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये चीज आपको कवर कर लेनी है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और पेश किसने किया था, पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था, राइट। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क संभवतः समुद्री मार्ग से था, बिल्कुल सही है। कारण मेसोपोटामिया के लेख मिलवा को नाविकों के देश कहते हैं और हड़प्पा के मोहरों पर नावों के चित्रांकन मिलते हैं। तो दोनों कथन बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो कथन बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि तमिलकम से क्या अभिप्राय है। तो तमिलकम से क्या अभिप्राय है, तो तमिलकम से यहां अभिप्राय अगर हम बात करें तो वो है ए तमिलकम से क्या अभिप्राय, ए तमिल भाषा विकास से, बी तमिल साहित्य के बारे में, सी जो है दक्कन और दक्षिण क्षेत्र से है, डी तमिलनाडु का प्राचीनतम इतिहास। तो तमिलकम से यहाँ पे जो संबंध है वो दक्कन और दक्षिण के क्षेत्रों से है। तमिलकम की बात करें तो आधुनिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें वो शामिल हुआ करते तमिलकम। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो आरंभिक यानी प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है तो वो है आपका क्या है, सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है। तो मृच्छकटिकम के लेखक का नाम ए हरिसेन, बी बाणभट्ट, सी मनु, डी शूद्रक। तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। क्या नाम है, शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक हैं। हरिसेन की बात करें तो जो प्रयाग प्रसिद्धि का अभिलेख मिला है ना, प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख जो इलाहाबाद से अभिलेख कहा जाता है, इसमें इनके बारे में वर्णन किया गया है। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने क्या हर्षचरित की रचना किसने करी है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैन परंपरा में शिक्षा के लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है, तो तीर्थंकर का क्या अर्थ है, तो तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, इसे तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 पहले थे ऋषभ देव, क्या नाम पहले तीर्थंकर का, ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ और जो 24वें तीर्थंकर है वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन है, ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहां से जो है जैन धर्म कितने भागों में बटा, तो जैन धर्म 2 भागों में बटा जिसे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सवाल आपके पेपर में जो है पूछे जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो 27 है, 27 है कि निम्नलिखित चिंतकों का उद्भव, निम्नलिखित चिंतकों का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ, सही विकल्प चिन्हित करें। तो चिंतक जिनका उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ, तो यहां देख सकते हैं तो सुकरात जो है वो प्लेटो, अरस्तु, यूनान, बिल्कुल ठीक है।
खुंगसी चीन में जन्म हुआ, बिल्कुल ठीक है। महावीर बुद्ध जो थे भारत से संबंधित है और जरस्तु जो है ईरान से संबंधित है। तो सभी जो है चिंतक सही मिलान के साथ यहाँ पर उपस्थित दिए गए हैं, सभी को सही दर्शाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, बर्नियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बर्नियर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वह सामान्यतः भारत में जो देखता उसकी तुलना यूरोप से करता था। बी, उसने अपनी प्रसिद्धि जो है कृति फ्रांस के शासक लुईस 16 को समर्पित की थी। फ्रांसवा बर्नियर, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसने कई अन्य कार्यों की जानकारी प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में दी थी। चौथा, बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर बताया। तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। बर्नियर क्यों ने उसने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर नहीं, खराब बताया, जबकि यूरोप को अच्छा और भारत को खराब बताया। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। इसी प्रकार से क्वेश्चन 29 है, ये भी कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कथन है कि अल ब्रूनी ने जातीय व्यवस्था में अपवित्रता की अवस्था को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके अनुसार जो वस्तु अपवित्र हो जाती है उसे अपनी पवित्रता के मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए सफल भी होती है। तो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों कथन सटीक हैं, सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए जानकारी को पढ़िए और पहचान कीजिए दरगाह किसकी है। जानकारी दी गई है, बताना है दरगाह किसकी है। तो ये वह 14वीं शताब्दी दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया। तो वो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की। क्या दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले वहां पर दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचे थे। तो यहां से इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। ए, कृष्णदेव राय का शासन विस्तृत और सुदृढ़ था। बी, उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। सी, उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय है। डी, वह राक्षस तांगड़ी की लड़ाई में हार गए। तो राक्षस तांगड़ी की लड़ाई में हार गए कौन सा कथन कृष्णदेव राय से जो है संबंधित है? तो संबंधित है तो ये तीनों कथन जो है, देखो कृष्णदेव राय का शासन विस्तृत और मजबूत था, बिल्कुल है। उसके साम्राज्य में शांति और थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय है। तो केवल अगर हम सही कथन की बात करें तो 1, 2 और 3 सही है। चौथा कथन, राजा तांगड़ी का युद्ध हुआ था 1565 में, जो जिस समय कृष्णदेव राय ने, तो उस समय वहां के राजा थे राम राय, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, अमुक्त मलयद नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो अमुक्त मलयद नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और इस लिखा किसने है? तो कृष्णदेव राय ने इसको लिखा है। महाकाव्य है एक प्रकार का ये। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? तो ए, विठल मंदिर। बी, विरूपाक्ष मंदिर। सी, हजाराम मंदिर। डी, कृष्ण मंदिर। तो विजयनगर साम्राज्य, उसके राजा द्वारा जिस मंदिर का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है हजार राम मंदिर। अगला है क्वेश्चन, मुगल सरकार किसानों को जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। क्योंकि ये फसलें मानव आहार का अंग थी, इसका भंडारण करना सरल था, इनसे राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता था, इनकी खेती करना आसान था। तो इनसे राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता था, तो इसीलिए इसे जिनसे कामिल कहा जाता है, इसको प्रोत्साहित किया जाता था। और इसमें कौन कौन सी फसलें? तिलहन थी, दलहन थी, नकदी फसलें इसमें शामिल थी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा गया है कि मुगल प्रांत में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है, इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए किस चीज को जो है व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया था? तो देख सकते हैं किसको किया गया था। तो कई बार यहां से डायरेक्ट जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो किसको किया गया था? ए, दीवान। बी, मंडल। सी, पटवारी। और डी, आमीन। तो इसे कहा जाता है किसको? ये
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीवान कहा जाता था, मैंने भी पहले भी करा रखा क्वेश्चन ये, मंडल कहा जाता था, पटवारी कहा जाता था, अमीन कहा जाता था। ये अभी इसी वीडियो में मैंने इसका आंसर पहले भी दिया है। क्वेश्चन 36, कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना और उसकी स्वायत्तता को सीमित करना चाहती थी, इसके लिए कंपनी ने कौन से कदम उठाए? तो कंपनी के द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे? पहला, जमींदारों की सैनिक टिप्पणियों को भंग कर दिया गया। दूसरा, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जमींदारों के स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था की शक्ति छीन ली। तो बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी तरीके अपनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 3/4 भाग कहां से प्राप्त होता था? तो ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर, भारत से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित घटनाओं के क्रम पर विचार कीजिए, सही क्रम का विकल्प दीजिए। तो हमें इस घटनाओं का क्या करना है? सही क्रम देखना है। तो सबसे पहले पूछा गया मेरठ छावनी में सैनिकों का विद्रोह। देखिए, तो मेरठ छावनी में सैनिकों का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 में सैनिकों द्वारा यहां विद्रोह किया गया। अवध में सहायक संधि लागू की गई थी। तो सहायक संधि अवध में 1801 में लागू की गई थी, 1801 में लागू की गई। अवध का ब्रिटिश राज में विलय कब किया गया? तो अवध में का ब्रिटिश के राज में 1856 में किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रानी झांसी की जो मृत्यु कब हुई थी? रानी झांसी की मृत्यु हुई थी 10 जून 1858 को रानी झांसी की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आपको कालक्रम अनुसार जो इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है मेरे सभी छात्र छात्राओं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, लॉर्ड डलहौजी ने 1891 में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल से उसका क्या अभिप्राय था? ए कश्मीर, बी झांसी, सी दिल्ली, डी अवध। तो गिलास फल से उसका मतलब था अवध। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो था पूर्ण स्वराज की घोषणा। क्या महत्वपूर्ण पहलू थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की? राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की थी? जो है मद्रास के संतनम ने। अगला है क्वेश्चन 42, 1919-20 के खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो नेतृत्व हुआ था मोहम्मद अली और शौकत अली। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था खिलाफत मूवमेंट का। तो ए इसका सही आंसर, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में गांधी जी ने सहयोग दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है जहां लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों का उल्लेख मिलता है? तो उस अभिलेख का नाम क्या? ए सारनाथ अभिलेख, बी गिरनार अभिलेख, बी मंदसौर अभिलेख, सी गिरनार अभिलेख, डी दंगुन अभिलेख। तो वो सही विकल्प है, तो है मंदसौर अभिलेख, भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे आईएम व्हीलर के बारे में पूछे, चाहे जॉन मार्शल के बारे में पूछ ले, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 45, बर्नियर ने निम्नलिखित में से भारतीय मुगल कालीन शहरों को क्या कहा है? तो बर्नियर ने भारतीय मुगल कालीन शहरों को क्या कहा है? तो बर्नियर द्वारा भारतीय मुगल कालीन शहरों को कहा गया है शिविर नगर। क्या कहा गया है? शिविर नगर कहा गया है। अगला है, बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में चिंतन की जो नई परंपरा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चिंतन की जो नई परंपरा है हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी थेरावाद, ऑप्शन डी पुरातन पंथी। तो ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। हीनयान कहा जाता है पुरातन परंपरा को, नई परंपरा महायान कहा जाता है, थेरावाद कहा जाता है, पुरातन पंथी कहा जाता है। ये आपको
कमेंट बॉक्स में हमें बताना है इसका आंसर। ठीक है, डैश खाली स्थान भरिए। डैश राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था। तो कौन से राजा थे जिन्हें उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था? ए कुषाण शासक, ऑप्शन बी वाकाटक शासक, ऑप्शन सी शक शासक, ऑप्शन डी सातवाहन। तो उसका सही आंसर है सातवाहन शासकों को उनके मात्र के नाम से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, प्रयाग प्रसिद्धि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख के समय कौन सा कथन सही है? इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई, तो इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसकी सूचना प्राकृत भाषा में की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। ये प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में है, तो ये कथन भी सही प्रतीत नहीं होता है। क्या बताइए? तो केवल और केवल बात करें, इसकी सूचना प्राकृत भाषा में नहीं है, माफ कीजिएगा, तो इसका जो सही आंसर केवल वह है 2 और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अगला है, यहां 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। आपको बताना है कि पहला अभिकथन क्या है? इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद कहलाता है, तो इसका यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। और मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के एक शिक्षित तथा सम्मानित परिवार में हुआ था, तो शिक्षित या सम्मानित परिवार में हुआ था। बताइए, कथन कारण दोनों सही है या गलत है? तो उसका जो सही ऑप्शन है कि ए असत्य है। क्या है? इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद नहीं, उसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। तो ये तो बिल्कुल कथन है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के एक विशिष्ट और सम्मानित परिवार में हुआ था, तो ये कथन सही है। यानी कारण अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, दी गई सूचना के आधार पर हड़प्पाई केंद्र की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हड़प्पाई स्थान की पहचान करनी है और सही विकल्प का चयन करना है। तो ये सूचना क्या है? यह अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवत मणि के सबसे अच्छे स्रोतों के निकट स्थित था। विकल्प है सुतरगोई, धौलावीरा, चहुंदड़ो और ऑप्शन है नागेश्वर। तो इसका सही आंसर है वह है ए सुतरघोई। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। क्या नाम इनका? पाणिनि इसके सही लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 52, महान और लघु परंपराओं के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है महान और लघु परंपराओं के बारे में? तो महान और लघु परंपराओं और सत्य नहीं। पहला, 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इस शब्दों का मुद्रण किया गया। ठीक है, मुद्रण किया गया। दूसरा है, पुरोहितों राजाओं द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांडों को महान परंपरा की संज्ञा दी गई। तीसरा है, व्यापारी द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांड लघु परंपरा कहे गए। और चौथा है, इन दोनों परंपराओं के पारंपरिक यानी पारस्परिक आदान प्रदान का सबसे विशिष्ट उदाहरण जगन्नाथ मणि पूरी उड़ीसा में जो है मिलता है। तो सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है तो वो है डी, जो बिल्कुल सत्य नहीं है। दिए गए कथनों के ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही शासक का चयन कीजिए। तो सही शासक का चयन करना, पहला है 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक थे। तो 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो सिंपल है, इसका है गजपति शासक। ठीक है, और इन्हें हाथियों का स्वामी भी कहा जाता था, वो है गजपति शासक। तो पहला इसका सही आंसर है गजपति शासक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन बाट समानता किस पत्थर से बनाए जाते थे?
तो हड़प्पा कालीन जो बाट थे वो चट नमक पत्थर से बने होते थे। मुद्रा जो है सेल खड़ी की पाई गई सबसे ज्यादा, और फायर्स और ग्रेनाइट वहां मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है स्तंभ का स्तंभ दो से मिलान करना है। तो स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे सब चीजें आसानी से दी गई हैं। लुम्बिनी, लुम्बिनी जहां बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया, कुशीनगर जहां बुद्ध के जन्म थे, सारनाथ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बोध गया जहां उन्हें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए सिंपल तरीके से सबसे पहले सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, और महात्मा बुद्ध का सारनाथ में जो उपदेश दिया गया था पहला, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। बोध गया जहां उन्हें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिल्कुल ठीक है। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य को प्राप्त कर लिए। लुम्बिनी जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, तो लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी है, और कुशीनगर जहां बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध का जन्म, उनका निर्वाण, प्रथम उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति, सभी चीजें जो है एक ही दिन घटित होती हैं, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को छुट्टी मतलब एक बड़ा पर्व रूप में मनाया जाता है। अगला है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दार्शनिक के द्वारा बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया गया है? तो वो है आपका मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने इसका जो है प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। किस द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सादीनामा और लोरीनामा के रूप में लिखी गई दक्खनी कविता किस क्षेत्र में रचित हुई है? तो ये सारी जो कविताएं रचित हुई कहां पर? कर्नाटक में। संस्कृत के ग्रंथ तथा अभिलेखों में वणिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वणिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वणिक शब्द प्रयोग किया गया है व्यापारियों के लिए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। ईंटों की बनी आतिया मस्जिद कहां पर है? तो ईंटों की बनी आतिया मस्जिद है बांग्लादेश में। कहां पर है? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। डैश, हड़प्पा सभ्यता में चोलिस्तान के कई स्थलों और से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो वो कौन से हैं? तो मिली मिट्टी के हल के जो प्रतिरूप मिले हैं वो है बनावली। कहां पर है? हरियाणा में है। बनावली कहां पाई गई है? हरियाणा में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक स्थल कहां पर है? लोथल कहां है? गुजरात में। इस तरह सवाल पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर यात्री को पहचानिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो उस यात्री को पहचानना है, और पहला है 1440 ईस्वी में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत संवेगों और अबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। और अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर और पश्चिमी घाट को पार किया। तो उस यात्री के नाम है अब्दुल रज्जाक। क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक यात्री के नाम है अब्दुल रज्जाक। इस्लाम के संदर्भ में जिम्मी का क्या तात्पर्य है? तो इस्लाम के संदर्भ में जिम्मी का तात्पर्य किससे है? तो जिम्मी का तात्पर्य है जंजीर से। जिम्मा यानी जंजीर। ठीक है, जिम्मी का मतलब होता है जंजीर। अगला है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। उपयुक्त कथन में पुरातात्विकों के अनुसार हाजा पक्षी किसको कहा गया? तो हाजा पक्षी कहा गया है मोर को। किसको कहा गया है? हाजा पक्षी, मोर को कहा गया है हाजा पक्षी। ठीक है। अगला है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक कौन है? माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बताइए आप सभी छात्र छात्राएं जी। तो इसका आंसर है ए जॉन मार्शल, बी R.E.M. व्हीलर, सी कनिंघम एंड डी अर्नेस्ट मैके। तो इसका जो सही आंसर है वह है माई आर्कियोलॉजिकल, और जो बुक का नाम है इसका सही आंसर है I.M. यानी R.A.M. व्हीलर इसका जो सही आंसर है। कनिंघम की अगर हम बात करें, कनिंघम कौन है? तो कनिंघम भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक माने जाते हैं कौन? कनिंघम। जॉन मार्शल कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के अगर हम बात करें तो जनक कहलाए जाते हैं, बाद में इनको कहते हैं। और अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 1900 में ब्रिटिश पुरातत्व की खुदाई के रूप में आगे बढ़ाया था। चीजें वहां से क्वेश्चन आती हैं, तो ये चारों नाम है काफी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें? ए अभिधम्म पिटक, बी सूत पिटक, सी अशोक वादान और डी विनय पिटक। तो नियमों का संग्रह किसमें है? वह है आपका विनय पिटक में। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक के द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा गया है? तो वह यूरोपीय कौन से है? वह यूरोपीय है दुआर्ते बारबोसा। क्या नाम उनका है? दुआर्ते बारबोसा। ठीक है। अगला है, समकालीन लोगों जो है नाम द्वारा विजयनगर के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाया जाता था? तो समकालीन लोगों द्वारा, यूरोपीय लेखक द्वारा भारत के व्यापार समाज के बारे में बात किया गया है। फिर क्वेश्चन है कि समकालीन लोगों जो नाम के द्वारा विजयनगर के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाया गया? ए तमिलकम साम्राज्य, केरल साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, और फिर है आपका है आंध्र प्रदेश, तो उसे कहा जाता है तमिलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। और ये किसमें लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका अशोक वादान में। किसमें लिखा गया है? अशोक वादान में। अगला है, नाथ, क्वेश्चन है नाथ जोगी और सिद्धि संतों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमें बताना है। पहला, ये रूढ़िवादी ब्राह्मणी साहित्य के बाहर थे, बिल्कुल ठीक है। इनमें बहुत सारे लोग शिल्पी समुदाय के थे, बहुत सारे लोग शिल्पी समुदाय के थे, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, बिल्कुल ठीक है। और अपनी लोकप्रियता करने शासक वर्ग का श्रेय हासिल भी किया, तो ये कथन सही नहीं है, यानी तीनों बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें नाथ जो कि परंपरा की जो शुरुआत से हम बासवन्ना नामक ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने एक नए धार्मिक प्रचार प्रसार का शुरुआत की थी, तो वहां से कई बार पूछा, कर्नाटक से शुरुआत हुई जिसकी। यहां दो कथन दिए गए हैं, यानी कथन और कारण से क्वेश्चन जो पूछा गया है, कथन और कारण क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया, जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होने वाली अपने एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। कारण धौलावीरा डैश में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो जल संचयन हेतु किया जाता था, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की बिल्कुल व्याख्या नहीं करते हैं। तो ए इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इन्होंने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार में प्रसिद्धि हासिल की। इन्होंने हम्पी के पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम्पी का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने वाले कौन है? तो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला है, संस्कृत भाषा में वर्णित जो है साल भंजिका की जो है की मूर्ति किसका प्रतीक मानी जाती है? तो देखो यहां पर ना कई जगह पर जो है इसे शुभ का प्रतीक भी माना गया है और कई जगह पर इसे माना गया है सौंदर्य का प्रतीक। तो दोनों ही मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद चेक कीजिए कि दोनों में से क्या सही होगा, प्रेम या जो है शांति का मतलब शुभ का प्रतीक है साल भंजिका, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विजयनगर साम्राज्य की प्रगति और उसके विस्तार के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से कौन सा सत्य नहीं है?
तो कौन सा सत्य नहीं है? इस साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। बी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, ना कि कृष्णदेव ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश थे या नहीं था, बताइए। तीसरा है कृष्णदेव राय, उन्होंने रायचूर दोआब को जीता। उन्होंने रायचूर दोआब को जीता, सही है नहीं। उसके बाद लिखा गया है उन्होंने नगलमपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। उन्होंने नगलमपुरम नामक उपराय की स्थापना की। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो है इस साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही शासक का चयन कीजिए। यह दूसरी शताब्दी का एक शक शासक था। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, तो सीधा इसका सही आंसर है वह है रुद्रदामन। क्या है? रुद्रदमन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक कहा है? तो भूमि राजत्व का परिश्रमिक किसने कहा है? तो कहने वाले व्यक्ति हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अगला है, मिलान करना है हमें यहां पर। तो वृक्ष महापरिनिब्बाण, ऋषि स्थान बुद्ध की ध्यान दिशा, चक्र सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, स्तूप बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए, वृक्ष का मतलब होता है जहां महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की ध्यान लगाया था, राइट। चक्र सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, बिल्कुल ठीक है। चक्र जो है धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसे जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद रिक्त स्थान और स्तूप। स्तूप की क्या बात करें तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना, ये आपको बताना है किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है किसको? जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका वृक्ष के बुद्ध जो है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। इसके अलावा स्तूप की बात करें, देखिए तो ये वृक्ष, स्थान, चक्र और स्तूप, ये सब एक एक तरीके से क्या है? बुद्ध से संबंधित है। जैसे भी हमने आपको बताया जिससे पहले वाले क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध को का जन्म जहां हुआ, जहां उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जहां उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, वो सारी चीजें हमने इससे पहले कवर किया। तो ये भी ठीक उसी प्रकार से है, बुद्ध से संबंधित सभी चीजें हैं। अमुक्त मलयद किस भाषा का ग्रंथ है? तो अमुक्त मलयद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यहां पर अमुक्त मलयद की बात करें तो किस भाषा ग्रंथ? ए, ठीक है, तो तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी संस्कृत। तो अमुक्त मलयद जो है वो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। क्षेत्रों में मिले, एक सेकेंड, क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। तो पुरातत्व जयपुरा जो संस्कृति नाम दिया गया, कहां पर दिया गया है इसको? खेतड़ी में। कहा दिया गया था? खेतड़ी में मिले जो साक्ष्य हैं उसमें कहा गया है जोधपुर संस्कृति। महाभारत ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो महाभारत ग्रंथ में सबसे प्रमुख उपदेशात्मक ग्रंथ है वह है भगवत गीता। क्या नाम है? भगवत गीता। अगला क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को फांस के बने हुए लघु पात्र बिल्कुल भी नहीं मिले? तो किस स्थल से फायांस के बने हुए लघु पात्र बिल्कुल नहीं मिले हैं? तो वो स्थल है आपका है काली बंगा से बिल्कुल भी नहीं मिले। कहां से मिले हैं? काली बंगा से नहीं मिले। कहां से नहीं मिले? काली बंगा, जिसे कहा ये राजस्थान में है और इसे काली चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। काली चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो सही के चयन करते हुए रिक्त स्थान भरना है। डैश अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। तो वह है तमिल वेद के रूप में कौन है? उसे कहा गया है नलियार द्वीप प्रबंधनम। क्या कहा गया है?
नलियार द्वीप प्रबंधनम, ठीक है, नलियार द्वीप प्रबंधनम, ठीक, तमिल वेद ग्रुप में कहा गया है। अगला है, बर्नियर ने मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में निजी भू स्वामित्व के अभाव को अनुचित ठहराया है। तो अनुचित ठहराया है बर्नियर ने, ये देख सकते हैं। दूसरा है, क्यों सही विकल्प बताना में, उसने निजी स्वामित्व के राज्य और निवासियों के लिए हानिकारक माना है। बी, मुगल सम्राट का सारी भूमि पर नियंत्रण नहीं है। तीसरा, बर्नियर निजी स्वामित्व के अभाव को उचित मानता है। और चौथा क्या है, चौथा है कि बर्नियर राजकीय स्वामित्व के कारण भूधारक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। तो बर्नियर ने मुगल कृषि व्यवस्था में निजी स्वामित्व के अभाव को अनुचित ठहराया है। क्यों ठहराया है, तो उसका अनुचित ठहराने का जो सबसे बड़ा कारण है वो डी है। अगला है, दी गई सूचना के आधार पर नगर को पहचानिए। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह मगध की राजधानी थी और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री स्वेन त्सांग को यह नगर खंडर में बदला मिला। तो उस नगर का नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। अगला है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो हम्पी को मान्यता प्राप्त हुई 1976 में। कब हुई थी, 1976 में, 1976, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 85 एमसीक्यू कवर किए हैं। कितने, 85, यानी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के इतिहास के टॉप इंपॉर्टेंट 85 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय